नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, इफ पी एल्कलिनिटी इज 200 मिलीग्राम पर लीटर एंड टोटल एल्कलिनिटी इज 300 मिलीग्राम पर लीटर एस CaCO3, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन, CO3 ट्वाइस नेगेटिव आयन, SCO3 नेगेटिव आयंस। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको ये क्वेश्चन तभी हो पाएगा जब आपने मेरे पुराने लेक्चर्स देखे होंगे। तो यहाँ पे आपको पी एल्कलिनिटी दे रखी है, आपको 200 मिलीग्राम पर लीटर, टी की वैल्यू जो दे रखी है 300 मिलीग्राम पर लीटर। जो लोग ये पहली बार देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि मैंने ये ग्राफ आपको पढ़ा रखा है। यहां से लेके यहां तक जो एसिड यूज होता है वो आपको रिप्रेजेंट करता है फिनोल्फिन एल्कलिनिटी को, और यहां से लेके यहां तक टोटल जो एसिड यूज होता है इन टाइट्रेशन, तो वो उसको मैं यहां पे TML या फिर टी एल्कलिनिटी के बारे में ये रिप्रेजेंट करता है। तो यहां पर इन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप मैंने आपको बता रखी थी कि अगर यहां पे P की वैल्यू जो हो जाए इट इज मोर देन m/2, या फिर m को मैं कई जगह m होता है कई जगह t होता है, इट इज मोर देन t/2, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर आपकी OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन ऐसे निकलेगी, CO3 ट्वाइस नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन ऐसे निकलेगी, और SCO3 नेगेटिव आयन जो होंगे वो आपके यहां पर 0 होंगे। तो यहां पर आपकी जो T की वैल्यू है वो आपकी 300 है, तो यहां पर आपका t/2 कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 150 मिलीग्राम पर लीटर। सो P इज मोर देन t/2, ये आपको यहां पे समझ आ गया है। तो यहां पे जो आपकी कंडीशन वेरी होगी, जो या वैलिड होगी, दिस इज द correct condition that is valid over here, this is the correct condition that is valid over here। तो यहां पे OH नेगेटिव, सॉरी, तो पहले हम यहां पे निकालेंगे हमारे CO3 ट्वाइस नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन, तो इट विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ T माइनस P। तो यहां पे ट्वाइस ऑफ 300 माइनस 200, तो आंसर कितना आ जाएगा, यहां पे 200 आ जाएगा। एंड OH नेगेटिव आयन जो होंगे इट विल बी इक्वल टू 100, बिकॉज टोटल जो है वो आपकी यहां पर कितनी दे रखी है, ऑब्वियसली बात है 300 आपको दे रखी है। तो SCO3 नेगेटिव आयन जो होंगे दिस विल बी इक्वल टू 0। आई होप बात समझ आए। आप इससे भी यहां पे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां पे आपका है 2p माइनस m, तो 2 इंटू 200 माइनस 300, द आंसर कितना आ जाएगा आपका 300 मिलीग्राम पर लीटर इन द फॉर्म ऑफ CaCO3 यहां पर आ जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आई होप ये बात क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो इसी तरीके से आगे जो क्वेश्चन आएंगे ना, उसमें आप ये जो टेबल है इसको याद रख लेना। चलिए नेक्स्ट जो यहां पे टॉपिक आने वाला है दैट इज हार्डनेस। अच्छा, इससे पहले एक टॉपिक हमारा छूट गया है, वो है हमारे डिजॉल्व सॉलिड। कुछ छूटा नहीं है, सिंपल सी बात है। डिजॉल्व सॉलिड जो होते हैं वो हमारे केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर में आते हैं, सस्पेंडेड सॉलिड हमारे फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर के अंदर आते हैं। डिजॉल्व सॉलिड जो होते हैं वो आप देख नहीं सकते हैं, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि वो क्या है, पानी के अंदर डिजॉल्व है। तो उसको यहाँ पे मेजरमेंट करने के लिए एक तो मैंने आपको तरीका बता दिया था कैसे करेंगे, कि जब आप यहाँ पे हम सस्पेंडेड सॉल्ट निकाले, फिल्टर पेपर लगाएंगे, जो फिल्टर पेपर के ऊपर रह गया वो सस्पेंडेड सॉल्ट दे देगा, और जो फिल्टर पेपर से पास कर गया उसको जब मैं ड्राई करूंगा तो वो वहां ओवन में रखूंगा तो वो मेरे को यहाँ पे डिजॉल्व सॉलिड्स दे देगा। एक तरीका तो ये था कि यहाँ पे मेरे पास बीकर था, इसके अंदर पानी था, यहाँ पे मैंने इस बीकर को इस फिल्टर पेपर के अंदर डाला, यहाँ पे कुछ सॉलिड्स रह गए और कुछ सॉलिड इससे पास कर गए अलोंग विद द वाटर, फिर मैं इसको ओवन में रखूंगा और यहाँ मेरे को डिजॉल्व सॉलिड मिल जाएंगे। एक तरीका तो ये था जिसको बोलते हैं ग्रेविमेट्री टेक्निक। दूसरा यहाँ पर एक और तरीका है, उसको हम बोलते हैं डाई आयनिक टेस्टर। डाई आयनिक टेस्टर, डाई आयनिक टेस्टर क्या होता है, यहां पर जब भी आपके घर आरओ लगाने वाला बंदा आता है तो वो क्या करता है, आपकी TDS नापता है, पानी की TDS इतना है, वो क्या करता है, थोड़ा सा TDS देखता है क्या, फिर वो दोबारा चेक करता है कि कितनी आ रही है। तो TDS सिंपली रिप्रेजेंट करता है टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स को। तो उसके अंदर क्या होता है, वो यहाँ पे पानी की कंडक्टिविटी नाप रहा होता है, कुछ नहीं कर रहा होता, सिर्फ और सिर्फ पानी की कंडक्टिविटी नाप रहा होता है। देखिए इस बात को, आपने यहाँ पे 3 इडियट्स देखी होगी, उसके अंदर एक बहुत ही अच्छा डायलॉग है, सॉल्ट वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, याद है आपको। तो यहाँ पर वही चीज हम यूज करते हैं जब हमारा यहाँ पे पानी होता है, जो मेरा कंप्लीट डिस्टिल्ड वाटर होता है, जो मेरा कंप्लीट डिस्टिल्ड वाटर होता है वो तो आपका बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, बिकॉज उसके अंदर कोई भी ऐसे यहाँ पे मिनरल्स नहीं होते हैं। लेकिन जब इसके अंदर यहाँ पे मिनरल्स आ जाते हैं, डिजॉल्व सॉलिड्स आ जाते हैं, तो वो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं, कैरी करते हैं। चलिए, तो यहां पर हम क्या करते हैं, डाई आयनिक टेस्टर में यहां पर क्या होता है, यहां पर इस तरीके से 2 इलेक्ट्रोड्स होती हैं, एक कैथोड होती है, एक एनोड होती है।
दोनों के बीच में यहां पर क्या होता है, हम यहां पे करंट लगाते हैं, एक आपका पॉजिटिव एक आपका नेगेटिव। तो यहां पे जो आपके नेगेटिव आयंस होंगे कुछ पॉजिटिव आयंस होंगे, तो नेगेटिव जो भागेंगे वो आपके पॉजिटिव तरफ भागेंगे, पॉजिटिव जो होंगे वो आपके नेगेटिव तरफ भागेंगे। जब ये मूवमेंट करेंगे तो आपकी यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाएगी, कंडक्ट हो जाएगी। जितने ज्यादा यहाँ पे मिनरल्स होंगे उतना ही आसान होगा आपके क्या, इलेक्ट्रिसिटी का मूवमेंट करना। बात समझ आ गई? क्योंकि डिस्टिल्ड वाटर जो है वो तो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जितने ज्यादा मिनरल्स होंगे, कैरियर तो यही है ना इलेक्ट्रिसिटी के, जितने ज्यादा मिनरल्स होंगे उतना ही आसान क्या होगा, आपकी इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे कंडक्ट होगी। तो यहाँ पे आप मेजर करते हैं योर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। उसकी मदद से आप एक अंदाजा लगा लेते हैं कि पानी के अंदर डिसॉल्व्ड सॉलिड कितने हैं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी वही कंडक्ट कर रहे हैं। एक अंदाजा ही लगा पाते हैं आप। अंदाजा क्यों लगा पाते हैं? अंदाजा इसलिए लगा पाते हैं क्योंकि ये एग्जैक्ट रिजल्ट तो नहीं देगा ना, ये कम रिजल्ट देता है। कम रिजल्ट क्यों देता है? क्योंकि यहाँ पे हर एक डिसॉल्व्ड सॉलिड जरूरी नहीं है कि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करे ही करे, जरूरी नहीं है वो आयनिक फॉर्म में ही हो। समझ आया? जैसे डिस्टिल्ड वाटर है, ये आपका क्या करता है, आपका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता डिस्टिल्ड वाटर। उसी तरीके से जिसके अंदर डिसॉल्व्ड सॉलिड है, जरूरी थोड़ा ना कि वो हर एक डिसॉल्व्ड सॉलिड जो हो वो आयनिक फॉर्म में ही हो और हर आयनिक फॉर्म में हो और सबके सब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करें। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो यहां पर क्या होता है, ये जो जो ये डायनिक टेस्टर मेथड है, डाई आयनिक टेस्टर, जो डायनिक टेस्टर मेथड है, ये सिर्फ और सिर्फ हमें उन उन डिसॉल्व्ड सॉलिड के बारे में बताता है जो आयनिक फॉर्म में है, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रही हैं। आई होप बात समझ आ गई होगी। तो यहां पर इसका एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है फॉर टीडीएस इन मिलीग्राम पर लीटर इज इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टेंस इन माइक्रोमोह पर सेंटीमीटर, माइक्रोमोह पर सेंटीमीटर at 25 डिग्री सेल्सियस इंटू 0.65। ये आपका क्या देगा, यहां पर आपको टीडीएस दे देगा। मैंने यहां पर रखा भी होगा यार इसको, एक मिनट मैं इसको दिखाता हूं। ये रहा, ये है हमारा डायनिक टेस्टर। कुछ इस तरीके से होता है। तो एक कैथोड होती है, एक आपकी एनोड होती है। तो यहां पर क्या होते हैं, आयंस यहां पर मूव करते हैं, नेगेटिव तरफ पॉजिटिव, पॉजिटिव तरफ नेगेटिव। तो हम क्या मेजर करते हैं, हम मेजर करते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस या फिर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एट 20 डिग्री सेल्सियस इन माइक्रोमोह पर सेंटीमीटर। किसमें? माइक्रो, ये गलत लिखा है यहां पर, मोहो। ओम होती है रेजिस्टेंस की यहां पे यूनिट, मोहो होती है आपकी कंडक्टेंस की यूनिट, पर सेंटीमीटर। माइक्रोमोह पर सेंटीमीटर जो होगी उसमें हम यहाँ पे इसको मेजर करेंगे। यहाँ पे टेम्परेचर इसलिए स्पेसिफाइड है क्योंकि जैसे जितना ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे उतनी ही ज़्यादा एनर्जी मिल जाएगी आयंस को मूव करने के लिए। तो यहाँ पे सेम आयंस, सेम अमाउंट ऑफ आयंस डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी दिखा सकते हैं एट डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर। देयरफॉर यहाँ पे आपका टेम्परेचर स्पेसिफाई करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी था। तो यहां पर आपका 25 डिग्री सेल्सियस यहां पे दे रखा है। तो किस तरीके से निकालेंगे, जो ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस आएगी इसको जस्ट मल्टीप्लाई कर दो 0.65 से, वो आपको क्या दे देगा, आपको टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड दे देगा इन मिलीग्राम पर लीटर। इन मिलीग्राम पर लीटर, बस इसको 0.65 से मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं करना है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो यहां पे आने वाला है दैट इज हार्डनेस। हमारा हार्डनेस कहां गया, चलिए अब यहां पे आता है हार्डनेस। हार्डनेस क्या होता है, जरा यहां पे ढंग से सुन लेंगे, उसके बाद मैं आपको स्लाइड्स दिखाता हूं। देखिए सबसे मेन पॉइंट मैंने टीडीएस के बारे में क्यों बताया, हार्डनेस वही देगा, मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूं, हार्डनेस वही देगा जो आपके डिसॉल्व होंगे, जो आयंस आपके डिसॉल्व होंगे। सुन लीजिए इस बात को, बहुत ढंग से बता रहा हूं इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सुनेंगे इस बात। हार्डनेस होती क्या है, इट इज जस्ट
कंसंट्रेशन ऑफ मल्टीवैलेंट कैटायन। जैसे हम एन आयन में उन आयंस की कंसंट्रेशन देख रहे थे जो H पॉजिटिव आयन को न्यूट्रलाइज करे, मतलब हमारे एन आयंस, ठीक है, CO3 ट्वाइस नेगेटिव आयन, OH नेगेटिव आयन, SCO3 नेगेटिव आयंस, सारे एन आयंस नहीं। उसके ऊपर क्वेश्चन भी कराया मैंने, Cl नेगेटिव आयन नहीं देगा आपको, ठीक है, एल्कलिनिटी। तो यहां पर हम उनकी कंसंट्रेशन देख रहे थे, लेकिन हार्डनेस हम क्या देखते हैं, हम यहाँ पे कंसंट्रेशन लेते हैं हमारे मल्टीवैलेंट कैटायंस की। मल्टीवैलेंट मतलब क्या है, एक से ज्यादा वैलेंसी हो, जैसे Ca2+, Mg2+, Al3+, Fe आपका 2+ में भी आ सकता है, 3+ में भी आ सकता है। तो इनकी जो कंसंट्रेशन होगी उसको मैं हार्डनेस बोलता हूं। अगेन यहां पे इनकी जो हार्डनेस होती है उसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं इन द फॉर्म ऑफ CaCO3। सर CaCO3 की फॉर्म में क्यों रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपका कैल्शियम जो हो वो आपका हो यहां पे 20 मिलीग्राम पर लीटर, मैग्नीशियम हो 30 मिलीग्राम पर लीटर, एल्यूमिनियम हो आपका यहाँ पे 40 मिलीग्राम पर लीटर। तो आपसे मैं पूछूंगा भैया हार्डनेस कितनी है, तो आप क्या मुझे सबकी अलग अलग वैल्यू बताते जाओगे क्या? नहीं, आप यहाँ पे मुझे सबकी अलग अलग वैल्यू नहीं बताओगे। आप क्या करोगे, इन सबको कन्वर्ट कर दोगे इन द फॉर्म ऑफ CaCO3। इनकी कंसंट्रेशन को, बेटर है ये बोलना, इनकी कंसंट्रेशन को कन्वर्ट कर दोगे इन द फॉर्म ऑफ CaCO3 एंड डायरेक्टली बस ये मेरे को बता दोगे भैया इतनी हार्डनेस है इन द फॉर्म ऑफ CaCO3। आई होप बात समझ आ गई होगी कि हम यहां पे क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं। तो सिंपल क्या है, हार्डनेस इज अ कंसंट्रेशन ऑफ मल्टीवैलेंट कैटायंस। अब यहां पर इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो आयंस होने चाहिए, ये जो आयंस होने चाहिए, दीज आयंस मस्ट बी डिजॉल्व इन वाटर, पानी के अंदर डिजॉल्व होने चाहिए। मैं बार बार ऐसा क्यों बोल रहा हूं, ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अभी एक यहां पे कंसेप्ट आने वाला है आपके यहां पे कार्बोनेट हार्डनेस एंड नॉन कार्बोनेट हार्डनेस का। कार्बोनेट हार्डनेस एंड नॉन कार्बोनेट हार्डनेस का। कार्बोनेट हार्डनेस क्या होती है, जब आपके जो यहां पे कैटायंस हैं, जो आपके कैटायंस हैं, जब ये आपके कंबाइन कर जाएं आपके CO3 ट्वाइस नेगेटिव आयन या फिर SCO3 नेगेटिव आयन के साथ, तो यहां पर उन उन जो हार्डनेस होगी उनको मैं बोलूंगा कार्बोनेट हार्डनेस, ठीक है। लेकिन अगर यही कैटायंस जो हैं, लेकिन अगर यही जो कैटायंस हैं अगर वो कंबाइन कर जाएं आपके क्लोरीन के साथ या किसी और के साथ, SO4 ट्वाइस नेगेटिव के साथ, किसी के साथ भी यहां पे कंबाइन कर जाएं, तो मैं इनको बोलूंगा नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। क्या बोलूंगा, नॉन कार्बोनेट, क्योंकि यहां पे भैया ये कार्बन के साथ, ये बाइकार्बन के साथ कंबाइन कर रहा है, ठीक है। तो मैंने इसको क्या बोल दिया, कार्बोनेट हार्डनेस, इसको बोल दिया नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। अब यहां पे इसको डिफरेंशिएट करने का एक और पर्पस था, इसको डिफरेंशिएट करने का एक और पर्पस था। पर्पस ये था कि जो ये आपकी कार्बोनेट हार्डनेस होती है इसको हम बोलते हैं टेम्पोररी हार्डनेस, ठीक है। और नॉन कार्बोनेट हार्डनेस को हम क्या बोलते हैं, परमानेंट हार्डनेस। अब ऐसा क्यों, जरा सुन लीजिए। तो मैं यहां पे एक टेबल बना देता हूं। मेरी हार्डनेस क्या है, हार्डनेस है मेरी मल्टीवैलेंट कैट आयन की कंसंट्रेशन, ठीक है। यहां पे Al3 जरूर, क्योंकि हम जनरली क्या करते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम को ही लेके चल रहे होते हैं हार्डनेस के उसमें। नहीं, अगर एल्यूमिनियम भी दे रखा है तो उसकी कंसंट्रेशन भी लोगे आप, आयरन भी दे रखा है तो उसकी कंसंट्रेशन भी लोगे आप, ठीक है। लेकिन कंडीशन क्या है, सिर्फ और सिर्फ डिजॉल्व फॉर्म में होना चाहिए। हार्डनेस दो टाइप की, कार्बोनेट हार्डनेस एंड नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। कार्बोनेट हार्डनेस क्या होगी, जब कैल्शियम मैग्नीशियम ये जो हैं वो आपके साथ लगे कार्बोनेट या फिर बाय कार्बोनेट साथ लगे, और ये क्या हो, जब कैल्शियम या फिर कोई और मल्टीवैलेंट कैटायन के साथ लग रहा हो, इन दोनों के अलावा किसी और के साथ लग रहा हो, तो यहाँ पे इसको बोलेंगे। तो इसको हम क्या बोलते हैं, टेम्परेरी। इसको बना लेना ताकि याद रहे आपको, टेम्परेरी हार्डनेस। और इसको क्या बोलते हैं, परमानेंट हार्डनेस, ठीक है। टेम्परेरी हार्डनेस क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये क्या हो जाती है, इजिली रिमूव हो जाती है, कैन बी इजिली रिमूव, कैन बी इजिली रिमूव्ड बाय
बॉइलिंग, या तो पानी बॉईल करके या फिर एडिंग लाइम, एडिंग लाइम टू वाटर। पानी में या तो लाइम डाल दो, लाइम होता है CaOH होल ट्वाइस, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चलिए, मेरे ख्याल से समझ आ गई होगी बात। एंड ये जो परमानेंट हार्डनेस होती है, क्यों? क्योंकि दीज कैन नॉट बी इजिली रिमूव्ड बाय बॉइलिंग, बाय आइदर बॉइलिंग और आइदर एडिंग लाइम। आई होप बात समझ आ गई होगी, इसमें दिक्कत नहीं होगी। चलिए, अब यहां पे देखिए इस बात को, इसी बात को हम थोड़ा एक्सटेंड करते हैं। चलिए, अब यहां पर देखिए, यहां पर मैंने बोला कि हमारी जो कार्बोनेट हार्डनेस है वो इजिली रिमूव हो जाती है। एग्जांपल दिखाते हैं, CaHCO3 होल ट्वाइस। जब मैं इसको यहां पे लाइम डालता हूं, तो ये क्या करता है, कन्वर्ट हो जाता है CaCO3 की फॉर्म में, और यहां पे ये बना देता है CO2 प्लस H2O। अब देखिए सर, आपने तो कहा था कि जो आपका ये जो कार्बोनेट हार्डनेस है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ये तो आपका टेम्पररी हार्डनेस है। हाँ, कहा था। टेम्पररी हार्डनेस क्यों कहा था? क्योंकि ये तो कन्वर्ट हो जा रहा था, सॉरी, ये तो इजिली रिमूव हो जा रहा था आइदर बाय बॉइलिंग और बाय एडिशन ऑफ लाइम। लेकिन ये तो यहाँ पे हमें दिख नहीं रहा रिमूव होता हुआ। ये तो अगेन हमारा पानी बना रहा है, CO2 बना रहा है एंड CaCO3 बना रहा है। ये भी तो आपका हार्डनेस ही देगा, ये भी तो आपका हार्डनेस ही देगा, क्योंकि आपने अभी बोला मेरे को कि यहाँ पे कैल्शियम जो है, अगर वो कार्बन के साथ भी लग रहा है तो वो भी आपका क्या बनाएगा, यहाँ पे आपका हार्डनेस देगा। तो यहाँ पे मेरे को तो नहीं दिख रहा ये रिमूव होता हुआ, मुझे तो नहीं दिख रहा, क्योंकि मेरे को यहाँ भी हार्डनेस मिल रही थी, मेरे को यहाँ भी हार्डनेस मिल रही थी। ठीक है, अब सुनिए इस बात को। यहां पे वही स्टेटमेंट दोबारा मैं बोलूंगा, यहां पे सिर्फ वही आयंस, वही मल्टीवैलेंट कैट आयंस हार्डनेस देंगे जो आपके डिसॉल्व फॉर्म में होंगे। लेकिन यहां पे जैसे ही CaCO3 बनता है, ये डिसॉल्व फॉर्म में नहीं रहता, ये प्रेसिपिटेट बन जाता है। प्रेसिपिटेट का मतलब क्या है कि यहां पर आपका ये पानी था, जैसे ही मैंने इसके अंदर CaOH होल ट्वाइस डाला, तो यहां पे क्या हो गए, कुछ पार्टिकल्स इस तरीके से, लाइम जो आगे रिएक्शन करेगा इसके साथ, और CaCO3 जो होगा वो नीचे बैठ जाएगा, आपको दिखना शुरू हो जाएगा। ये आपको दिख नहीं रहा था, आपको दिखना शुरू हो जाएगा, पार्टिकल्स नीचे बैठते हुए दिख जाएंगे आपको। तो ये क्या होता है, ये प्रेसिपिटेट फॉर्म में होता है। जब भी मैं पढ़ाते हुए इस तरीके से एरो लगाऊं, जब भी मैं पढ़ाते हुए इस तरीके से एरो लगाऊं, ये बेटर है, मैं इसको दूसरे मार्कर्स दिखाता हूं। इस तरीके से एरो दिखाऊं तो मतलब समझ जाना प्रेसिपिटेट के बारे में बात कर रहा हूं। डाउन एरो मतलब सी, कभी भी CaCO3 के साथ, या फिर मैं इसके साथ लिख भी दूंगा प्रेसिपिटेट। PPT का मतलब क्या है, प्रेसिपिटेट। समझ आ गई बात? अगर CaCO3 लिखा है क्वेश्चन में डिसॉल्व फॉर्म में, तभी उसकी आप यहां पे कंसंट्रेशन लोगे। अगर डिसॉल्व फॉर्म में नहीं लिखा है तो भैया हाथ जोड़ के विनती है, उसको छोड़ देना, वो प्रेसिपिटेट फॉर्म में होगा। चलिए नेक्स्ट, इसी तरीके से जब मैं यहां पे बात करता हूं मेरे मैग्नीशियम कार्बोनेट के बारे में बात कर लेते हैं। जब मैं इसमें लाइम डालता हूं, तो यहां पे आपका फॉर्मेशन होता है CaCO3, ये जो होता है, जो कैल्शियम यहां पे इसको रिप्लेस कर देता है, CaCO3 प्लस MgOH होल ट्वाइस, ये यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। बाकी और भी कंपाउंड्स होते हैं, मैं उससे मतलब नहीं मेरे को, ठीक है, मैं आपको जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड है उसके बारे में बता रहा हूँ। अगेन ये क्या है, प्रेसिपिटेट है। MgOH होल ट्वाइस ये भी एक प्रेसिपिटेट बन जाता है, तो ये भी आपका PPT है, प्रेसिपिटेट है, ये भी आपका PPT है, ये डिसॉल्व फॉर्म में रहते ही नहीं है, तो हार्डनेस नहीं देंगे। उसी तरीके से जब यहाँ पे हमारे पास होगा, जब यहाँ पे हमारे पास होगा MgHCO3 होल ट्वाइस, इसमें जब मैं लाइम डालता हूं तो यहाँ पे अगेन इंटरचेंज हो जाएंगे, CaHCO3 होल ट्वाइस प्लस
MgOH होल ट्वाइस। ये तो हो गया प्रेसिपिटेट। लेकिन यहाँ पर ये जो होता है ये प्रेसिपिटेट फॉर्म में नहीं होता, ये डिजोल्व फॉर्म में होता है। ये बहुत ज़्यादा क्या है, स्टेबल हो जाता है। बात समझ आ रही है? क्योंकि डिजोल्व फॉर्म में रहता है वो। तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर और लाइम डालते हैं, इसके अंदर और लाइम डालते हैं। तो यहाँ पर जब और लाइम डालेगा तो आपकी वही पुरानी वाली आपकी इक्वेशन बनेगी, CaCO3 का फॉर्मेशन होगा, H2O का फॉर्मेशन होगा, CO2 का फॉर्मेशन होगा। आई होप बात समझ आ गई होगी। तो यहां पर क्या हो रहा है, अगर आपका मैग्नीशियम कार्बोनेट है, अगर मैग्नीशियम कार्बोनेट है तो एक मोल मैग्नीशियम कार्बोनेट को एक मोल ही कैल्शियम सॉरी लाइम चाहिए, कैल्शियम बोल रहा हूँ, लाइम चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पे एक मोल मैग्नीशियम कार्बोनेट है तो इसको एक मोल ही क्या चाहिए, लाइम चाहिए, फॉर कि यहाँ पे क्या हो जाए, प्रेसिपिटेट बन जाए, टू रिमूव द हार्डनेस। लेकिन यहाँ पे अगर एक मोल मेरा मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है तो उसको एक मोल तो चाहिए टू गेट कन्वर्टेड इनटू कैल्शियम बाइकार्बोनेट, अगेन उसको एक मोल चाहिए टू गेट कन्वर्टेड इनटू कैल्शियम कार्बोनेट। तो एक मोल को यहां पर 2 मोल चाहिए होते हैं लाइन के, टू गेट कंप्लीटली रिमूव, टू गेट कंप्लीटली रिमूव। इस पॉइंट को लिख लेना। एक मोल हमारे मैग्नीशियम कार्बोनेट को एक मोल लाइन चाहिए, एक मोल मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट को 2 मोल लाइन चाहिए। चलिए, तो ये बात आपको समझ आ गई होगी, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अरे हाँ, अगर आपको सिलिका दे रखा हो क्वेश्चन में, सिलिका जैसे सिलिका जो होता है उस वो भी आपका क्या है, एक मल्टीवैलेंट कैटायन की फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर दे रखा है Si, ठीक है, इसके आगे कोई भी हमारी ये वैलेंसी दे रखी है, लेकिन ब्रैकेट में लिखा हो इन द फॉर्म ऑफ सिलिका, तो सिलिका जो होता है वो आपका डिजोल्व फॉर्म में नहीं होता। आपको याद होगा टर्बिडिटी, ये टर्बिडिटी देता है भैया, ये प्रेसिपिटेट फॉर्म में होता है सिलिका, ठीक है, सिलिका डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर सिलिका इन द फॉर्म ऑफ सिलिका डाइऑक्साइड अगर हो, SiO2 हो, सिलिका इन द फॉर्म ऑफ सिलिका डाइऑक्साइड ये लिखा हो वहां पर, याद रख लेना प्लीज इस बात को। जनरली Si+4 होता है ये, तो सिलिका इन द फॉर्म ऑफ सिलिका डाइऑक्साइड लिखा हो तो कंफ्यूज मत होना, यहां पे लिखा होगा सिलिका ऐसे। तो आपको इसको नहीं लेना है, इसकी कंसंट्रेशन को नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना? क्योंकि सिलिका डाइऑक्साइड SiO2 ये तो भैया टर्बिडिटी में यूज होता है, टर्बिडिटी मेजरमेंट को SiO2 STU यूनिट होती है, तो ये आपकी हार्डनेस नहीं देगा क्योंकि ये डिजोल्व फॉर्म में नहीं है। इसी तरीके से AlOH होल थ्राइस, ये भी आपको क्या देगा, हार्डनेस नहीं देगा। ये भी आपका क्या होता है, प्रेसिपिटेट फॉर्म में होता है या फिर सस्पेंडेड फॉर्म में होता है। तो ये चीज़ तो आपको समझ आ गई है, कार्बोनेट हार्डनेस क्या है, नॉन कार्बोनेट हार्डनेस क्या है, कैसे रिमूव करना है, ये भी आपको पता चल गया है। अब आते हैं कि हमारे हार्डनेस से दिक्कत क्या है, यही चीज़ यहाँ पे सब लिखी हुई है, ठीक है। नोट्स में थोड़ा ऐसी लिखा हुआ होता है, मैं काफ़ी ज़्यादा और एक्स्ट्रा बता देता हूँ, ठीक है। जनरली क्या होता है कि आपके ये सब जितने मल्टीवैलेंट कैटायंस हैं वो आपके क्या होंगे, ऑब्वियस सी बात है, आपके यहाँ पर हार्डनेस देंगे। लेकिन यहाँ पे पानी के अंदर, नेचुरली जो पानी है उसके अंदर जो है कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है ये आपका सिग्निफिकेंट अमाउंट में होता है, बाकी सब मल्टीवैलेंट कैटायंस जो होते हैं बहुत ही कम अमाउंट में होते हैं। तो जनरली जब भी मैं यहाँ पे हार्डनेस के बारे में बात करूँ, मैं कैल्शियम और मैग्नीशियम का ये एग्जाम्पल देके यहाँ पे बात करूंगा, क्योंकि बाकी कंसंट्रेशन बहुत कम होती है। यही सब चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं। चलिए, तो ये क्या है, डिजोल्व फॉर्म में है। चाहे वो देखिए, मैंने एग्जांपल भी यहाँ पे इसलिए ले रखा है ताकि आपको याद रहे, चाहे आपका आयरन हो, चाहे कैल्शियम हो, चाहे मैग्नीशियम हो, कुछ भी हो, तो यहाँ पर अगर आप वो डिजोल्व फॉर्म में है तो वो आपका हार्डनेस देगा। चलिए, अब यहाँ पर आता है कि भैया हार्डनेस हम क्यों पढ़ रहे हैं, कोई ना कोई तो रीजन होगा ना। रीजन ये है कि यहाँ पर अगर पानी में हार्डनेस है, एक्सेसिव हार्डनेस है, तो सर्टेन दिक्कतें हो जाती हैं। दिक्कत क्या है, सबसे पहले तो आपका जो खाना बना रहे हो वो टेस्टलेस हो जाएगा, टेस्ट ही नहीं आएगा पानी में। दूसरा, नहाने जाओगे बाल चिपचिपे हो जाएंगे, ठीक है। तीसरा, साबुन रगड़ते रहोगे झाग ही नहीं बनेगी, लेदरी फॉर्म नहीं होगा।
साबुन रगड़ते रहो, बहुत कम झाग बनती है अगर आपका हार्ड वाटर हो तो। ठीक है। एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि बॉयलर्स में स्केलिंग हो जाती है। बॉयलर्स में स्केलिंग हो जाती है। सर स्केलिंग क्या होता है समझा देते हैं। ये आपका यहाँ पे गलत दिखा है, CaHCO3 होल्ट वाइज। जो टाइप करता है उसको नॉलेज नहीं है कि कार्बोनेट क्या है, बाइकार्बोनेट क्या है, लेकिन आप तो समझदार हो। चलिए मैं इस पेज को नीचे लाता हूँ। स्केलिंग क्या होता है जरा समझिए इस बात को। अब तो सबके घर गीजर आ गए हैं, लेकिन पहले क्या होता था ना, इमल्शन रोड आती थी। पहले इमल्शन रोड आती थी। इमल्शन रोड क्या होती थी समझाता हूँ आपको। तो यहाँ पर आपके पास पानी होता था, एक रोड होती थी। अब पता नहीं आपको नए जमाने के हो, इस तरीके से रोड आती थी। कैसे दिखाऊं, ऐसे होती थी। ठीक है, पानी गर्म करने के लिए। जब नई नई आती थी ना, इसका सरफेस बिल्कुल चमकता था क्योंकि मेटल की होती है, चमकता था बिल्कुल। मेटल में लस्टर होता है, चमकपन होता है। लेकिन धीरे धीरे जब आप इसको यूज करते रहते हो तो इसके ऊपर क्या होता है, आप देखोगे सफेद सा मटेरियल चिपकना शुरू हो जाता है इसके ऊपर। इसके ऊपर सफेद सा मटेरियल चिपकना शुरू हो जाता है इसके सरफेस के ऊपर। वो जो मटेरियल चिपक रहा है ना, इसी को हम बोलते हैं स्केलिंग। ये जो क्यों चिपक रहा है, क्योंकि आप पानी का टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो। पानी का टेम्परेचर अगर इंक्रीज होता है तो क्या होता है, जो आपकी कार्बोनेट हार्डनेस हो जाती है वो रिमूव हो जाती है ऑन बॉइलिंग। बताया था आपको मैंने। वो क्या हो जाती है, वो रिमूव हो जाती है, वो प्रेसिपिटेट फॉर्म में आ जाती है। और प्रेसिपिटेट फॉर्म में होती है, वो थोड़ी चिपचिपी होती है, वो इसके सरफेस पे ही चिपक जाती है। वो इसके सरफेस पे ही चिपक जाती है। अब जब आप 2 लीटर पानी गर्म कर रहे हो तब यहां पे आपके पार्टिकल्स चिपक जा रहे हैं। जब सोचो लाखों लीटर पानी आपका बॉयल हो इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए बॉयलर्स में, तो इसके पूरे सरफेस पे कितना ज्यादा यहां पर क्या होगा, पार्टिकल्स चिपक जाएंगे। बहुत ज्यादा पार्टिकल्स चिपक जाएंगे। ऐसी तो होगा। तो यहां पर इसको बोलते हैं स्केलिंग। और इसीलिए इसलिए याद रखना, बॉयलर्स में बॉयलर्स में हमेशा 0 हार्डनेस वाटर चाहिए। थोड़ी सी भी हार्डनेस हुई तो पूरा सरफेस खराब कर देगी, क्योंकि लाखों लीटर, थोड़ी सी भी हार्डनेस हुई लेकिन लाखों लीटर हम क्या कर रहे हैं, पानी बॉईल कर रहे हैं, स्टीम बना रहे हैं उसकी, तो तब भी सरफेस खराब हो जाएगी। इसलिए 0 हार्डनेस वाटर को हम क्या करते हैं, यूज करते हैं हमारे बॉयलर्स में। आई होप बात समझ आ गई होगी, इसमें इशू नहीं होगा। तो ये क्या है, डिपोजिशन ऑफ इनसोल्यूबल प्रेसिपिटेट। इसी को हम क्या बोलते हैं, स्केलिंग। तो हमारा क्या है, यहां पर आपका पहला पॉइंट क्या है कि यहां पे सोप ज्यादा खर्च होगा। क्यों, क्योंकि झागी नहीं बनेगी, लेदर फॉर्म नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है, इट लीड्स टू स्केलिंग। स्केलिंग बता दिए। इट कॉजेज, चलो ये बता देता हूं, इट मेक्स फूड टेस्टलेस। एंड क्या है, मैग्नीशियम हार्डनेस। अच्छा ये चीज है, मैग्नीशियम हार्डनेस विद सल्फेट आयन, मतलब MgSO4 के बारे में बात कर रहा हूं। अगर आपका MgSO4 है और इसकी कंसंट्रेशन जो है वो 50 ppm से ज्यादा है, इसकी कंसंट्रेशन जो है वो 50 ppm से ज्यादा है, तो ये क्या कर देगा, लैक्सेटिव इफेक्ट दे देगा। लैक्सेटिव्स क्या होते हैं, आपका पेट खराब हो जाएगा, बहुत बार बार वॉशरूम भागना पड़ेगा। आई होप बात समझ आ गई। ठीक है। अच्छा यहाँ पे पीपीएम के ऊपर एक और चीज आई, चलो मैं वही बता देता हूँ। पीपीएम वैसे मैंने समझाया तो था आपको, पीपीएम क्या होता है, पार्ट्स पर मिलियन। देखो ये आपका एक क्या है, पिज्जा है। आपने क्या किए, इसके सर्टेन पार्ट्स कर दिए। तो अगर मैंने एक पार्ट खा लिया, अगर मैंने ये रेड वाला पार्ट खा लिया, तो मैंने कितना हिस्सा खाया, मैंने खाया एक 4 में से 1 हिस्सा। 4 में से 1 हिस्सा, ठीक है। लेकिन अगर मैंने इसके मिलियन पार्ट्स कर दिए, मतलब 10⁶ पार्ट्स कर दिए, उसमें से 1 हिस्सा खाया, तो मैं उसको बोलूंगा पार्ट्स पर मिलियन। मतलब 1 पार्ट पर 10⁶ पार्ट्स। 1 पार्ट पर 10⁶ पार्ट्स, उसको मैं बोलता हूं पार्ट्स पर मिलियन। और पार्ट्स पर बिलियन क्या होगा, 1 पार्ट/10⁹ पार्ट्स। याद रख लेना इसको, पीपीबी होता है वो 1 पार्ट/10⁹ पार्ट्स।
ये चीज़ याद रखना। ये जब मैं आपको वो पढ़ाऊंगा ना एयर पोल्यूशन, तो बहुत काम आने वाला है ये चीज़, बहुत ही काम आने वाला है। चलिए, ये हो गया आपका, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट यहाँ पे है इट कॉजेज कोरोजन एंड इंक्रस्टेशन। अभी मैंने बताया कि ये जो प्रेसिपिटेट है CaCO3 बन रहा है, चिपक क्यों रहा है, क्योंकि चिपचिपा है, ठीक है। अगर आपने क्या किया, आपके पास यहाँ पर जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट था उसमें से ये प्रेसिपिटेट बना दिया आपने और उसको रिमूव नहीं किया, और पानी को आपने क्या किया, आगे भेज दिया, तो इंक्रस्टेशन तो पहले ही पढ़ाया मैंने टर्बिडिटी में, सस्पेंडेड सॉलिड में। तो ये क्या होंगे, पार्टिकल आपके यहाँ पे सरफेस पे चिपक जाएंगे और इसके होल को छोटा कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने ये चीज समझाई है, ये लो, ये चीज मैंने आपको समझाई, दिस इज इंक्रस्टेशन, ठीक है। आई होप बात समझ आ गई होगी, याद भी होगा। तो यहाँ पे पहले क्या था, इतना बड़ा होल था, फिर धीरे धीरे पार्टिकल चिपक गए, साइज छोटा हो गया ओपनिंग का, फिर और छोटा हो गया, फिर और छोटा हो गया। तो इस तरीके से इंक्रस्टेशन होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आता है कि हम यहाँ पे किस तरीके से अपनी हार्डनेस का मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास EDTA मेथड होता है, हम यूज करते हैं टाइट्रेशन यूजिंग EDTA। अच्छा, ये तो है इधर, ठीक है। यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर क्या होता है, ये मेरे पास एक बीकर है, इसके अंदर मेरा पानी है जिसके अंदर हार्डनेस है, इसके अंदर कैल्शियम है, इसके अंदर मैग्नीशियम है, ठीक है। यहाँ पर इसके अंदर क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं एरिक्रोम ब्लैक टी डालता हूँ। क्या डालता हूँ, EBT डालता हूँ। देखो यहाँ पे लिखा भी होगा EBT, ठीक है। मैं इसमें क्या करता हूँ, EBT डालता हूँ। EBT जो होता है एरिक्रोम ब्लैक टी, याद रखना ये एक इंडिकेटर है, एरिक्रोम ब्लैक टी इंडिकेटर है। ये क्या होता है, ये आपका ब्लू ब्लैक कलर का होता है। एरिक्रोम ब्लैक टी क्या होता है, ये आपका ब्लू ब्लैक कलर का होता है, ठीक है। जब मैं इसके अंदर डालता हूं तो ये EBT जो होता है वो आपके मल्टीवैलेंट कैटायन के साथ कंबाइन कर जाता है। वो क्या करता है, मल्टीवैलेंट कैटायन के साथ कंबाइन कर जाता है और यहाँ पे एक अनस्टेबल कंपाउंड बनाता है। या तो CH2 से कंबाइन कर जाएगा या फिर Mg2 से कंबाइन कर जाएगा, और यहाँ पे ये अनस्टेबल कंपाउंड बनाता है। और जो ये अनस्टेबल कंपाउंड बनाता है ना, इसका कलर होता है वाइन रेड। इसका कलर क्या होता है, वाइन रेड। तो अगर आपके पानी में अगर आपका जो पानी है वो डिस्टिल्ड वाटर है और मैंने उसके अंदर EBT डाल दिया, तो मेरे को कलर क्या मिलेगा, मेरे को ब्लू ब्लैक कलर ही मिलेगा, मुझे वाइन रेड कलर नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि उसके अंदर हार्डनेस नहीं है। दोबारा बोल रहा हूं, अगर ये पानी जो है डिस्टिल्ड वाटर है, अगर ये पानी जो है डिस्टिल्ड वाटर है, तो मुझे यहाँ पे वाइन रेड कलर नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि ये कब मिल रहा था, जब मेरा एरिक्रोम ब्लैक टी कैल्शियम या मैग्नीशियम के साथ कंबाइन कर जाए। लेकिन यहाँ पे कैल्शियम मैग्नीशियम है ही नहीं क्योंकि डिस्टिल्ड वाटर है, तो ब्लैक वाइन रेड कलर नहीं मिलेगा। मुझे कौन सा कलर मिलेगा, जो उसका ओरिजिनल कलर था, ब्लू ब्लैक कलर। मेरा पानी जो हो जाएगा ब्लू ब्लैक कलर का हो जाएगा। आई होप बात समझ आ गई होगी, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हम क्या करते हैं, इसको मैं थोड़ा साफ कर देता हूं। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, इसके अंदर अब डालते हैं EDTA, इथाइलिन डायअमाइन टेट्रा एसिडिक एसिड। ये EDTA क्या है, पूरा लिखा हुआ है इसके यहाँ पर। EDTA क्या है, इथाइलिन लिखा हुआ है यार, नहीं लिखा, ये लिखा है इथाइलिन डायअमाइन टेट्रा एसिडिक एसिड। इथाइलिन डायअमाइन टेट्रा एसिडिक एसिड जो है इसकी फुल फॉर्म है। तो हम इसके अंदर डालते हैं। ये जो EDTA होता है, ये क्या करता है, इस बॉन्ड को यहाँ से तोड़ता है, इस बॉन्ड को यहाँ से तोड़ता है
और खुद जाके लग जाता है ईबीटी के साथ, खुद जाके लग जाता है ईबीटी के साथ। और जब ये इस बॉन्ड को तोड़ेगा तो आपका यहां पे एक नया बन जाएगा ईडीटीए ईबीटी। तो अगर ये बॉन्ड टूट गया है तो अब जो ईबीटी है वो अपना ओरिजिनल कलर देगा। अब वो वाइन रेड से छोड़ के क्या कलर दे देगा, एरिक्रोम। आपका ईबीटी जो है अपना कलर देगा, वो देगा ब्लू ब्लैक कलर। ठीक है, तो बस आप यहां पे टाइट्रेट करते जाते हो, देखते जाते हो कि कब आपका कलर चेंज हो गया। जैसे कलर चेंज हो गया आप यहां पे क्या करते हो, नॉब बंद कर देते हो। तो एक्चुअल में आप यहां पे टाइट्रेशन ही कर रहे हो, एक्चुअल में आप यहां पे क्या कर रहे हो, टाइट्रेशन ही कर रहे हो। जैसे हम H2SO4 का टाइट्रेशन कर रहे थे ना साथ में, यहां पे अब ईडीटीए है, यहां पर क्या है, पानी है, इसके अंदर इंडिकेटर क्या डाला, ईबीटी। इसने क्या दे दिया यहां पे, वाइन रेड कलर। फिर नॉब खोली, यहां से नॉब खोली, यहां से ईडीटीए गिरना शुरू हुआ और आप इसको हिलाते जाते हो। जैसे ही ईडीटीए डलना शुरू होगा तो यहाँ पे क्या होगा, ब्लू ब्लैक कलर आना शुरू हो जाएगा। जैसे ही आपका पूरा वाइन रेड कलर गायब हो गया वैसे ही आप नॉब बंद कर दोगे। तो यहाँ पे कितना ईडीटीए यूज हुआ, कितना ईडीटीए यूज हुआ उसको नोट कर लेते हो एंड उसको कन्वर्ट कर देते हो, उसकी जो वॉल्यूम है उसको कन्वर्ट कर देते हो इन द फॉर्म ऑफ CaCO2। तो आपको पता चल जाता है कि भैया कितनी यहाँ पर हार्डनेस है। आई होप बात समझ आ गई होगी, इसमें दिक्कत नहीं होगी। कैसे करना है, क्या करना है, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा क्योंकि लंबा लेक्चर हो जाएगा। लेकिन इतना तो आपको बात समझ आ गई है कि हम यहाँ पे कैसे करते हैं टेस्ट, वाइन रेड कलर कब आता है, ब्लू ब्लैक कलर कब आता है। तो ये सब चीज़ें आपको मैंने ढंग से बता दी। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पर मैं, चलो ये बता ही देता हूँ। यहाँ पर जो ईडीटीए यूज करते हैं ना, अब जनरली हम क्या करते हैं, इसको भी 0.02 नॉर्मेलिटी का ही यूज करते हैं। सर 0.02 नॉर्मेलिटी का क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि भैया याद कीजिए H2SO4 हमने 0.02 नॉर्मेलिटी का क्यों यूज किया था, क्योंकि उसका 1 ml रिप्रेजेंट कर रहा था एल्किनिटी ऑफ 1 मिलीग्राम इन द फॉर्म ऑफ CaCO3, याद है। तो सिमिलरली इसको भी हम कौन सा नॉर्मेलिटी का यूज करते हैं, 0.02 नॉर्मेलिटी का यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि इसका 1 ml रिप्रेजेंट करेगा हार्डनेस इन द फॉर्म ऑफ, रिप्रेजेंट करेगा हार्डनेस ऑफ 1 मिलीग्राम इन द फॉर्म ऑफ CaCO3, आई होप बात समझ आ गई होगी। तो यहां पर इसको मैं अलग से हाईलाइट कर देता हूं, 0.02 नॉर्मल का यूज करते हैं। चलिए, इतना ही है कंसेप्ट। 0.02 नॉर्मल का पूरा मैंने बता रखा है, 0.02 नॉर्मल से कैसे हम रिलेट करते हैं, वही चीज़ है यहाँ पर। चलिए, तो यहाँ पर आपका ये टॉपिक समाप्त होता है। और बाकी जो हार्डनेस है कन्वर्ट कैसे करना है, देखिए क्वेश्चन में क्या होगा, जैसे एल्किनिटी के पिछले वाले क्वेश्चन में आपको CO3 ट्वाइस नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन दे रखी होगी, SCO3 नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन दे होगी, आपको इसको कन्वर्ट करना होगा CaCO3 की फॉर्म में। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर भी क्या होगा, कई क्वेश्चन में आपको कैल्शियम की, मैग्नीशियम की, एल्यूमिनियम की, इन सब की आपको कंसंट्रेशन दे रखी होगी और आपको कन्वर्ट करना होगा CaCO3 की फॉर्म में, सेम जैसे यहाँ पे सिखाया था मैंने, सेम जैसे यहाँ पे सिखाया था, सेम वैसे ही करना है, सेम फॉर्मूला लगना है, कुछ यहाँ पे चेंजेस नहीं होंगे। इसके ऊपर न्यूमेरिकल मैं करा दूंगा, लेकिन वो नेक्स्ट वाले लेक्चर में, क्योंकि लेक्चर ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ पे आपकी वैल्यूज पीएच की वैल्यू कितनी यहाँ पे दे रखी है, 6.5 से 8.5। इसको मैं हाईलाइट ही कर देता हूँ, 6.5 से 8.5। अल्टरनेट सोर्स में भी रिलैक्सेशन नहीं है, क्यों, ज़्यादा बेसिक होगा, पूरी बॉडी जला देगा अंदर से, एसिडिक होगा, पूरी बॉडी जला देगा अंदर से, बेसिक होगा बॉडी खराब कर देगा। तो यहाँ पे 6.5 से 8.5 ही आपका यहाँ पे क्या होना चाहिए, पीएच होना चाहिए, कोई रिलैक्सेशन नहीं है। और यहाँ पर आपकी जो एल्किनिटी और हार्डनेस है, दोनों की लिमिट्स कितनी है, इसको मैं पहले मिटा देता हूँ ऊपर वाले की। एल्किनिटी और हार्डनेस की लिमिट कितनी है,
एल्कनिटी इन द फॉर्म ऑफ CaCO3 है 200, ये एक्सेप्टेबल है। और आपका यहाँ पर परमिसिबल इन द केस ऑफ नॉट एनी अल्टरनेट सोर्स, तो वहाँ पे 600 है, 600 मिलीग्राम पर लीटर। सिमिलरली हार्डनेस कितनी है, 200 से 600। एक्सेप्टेबल है 200, एक्सेप्टेबल है 200, और परमिसिबल कितनी है इन द केस ऑफ एब्सेंस ऑफ अल्टरनेट सोर्स, वो है 600। तो ये चीज़ याद रखना। ये यहाँ पर मैं धीरे धीरे पूरा टेबल ही अब करा दूंगा, जैसे जैसे आपके यहाँ पे कंपाउंड्स आएंगे सब करा दूंगा इसमें, ठीक है। उसके बाद में आपको याद करने का तरीका ही बता दूंगा, लेकिन अभी आप धीरे धीरे जितना है ये तो याद करते चलो। लास्ट में जो छोटे इतनी सारी वैल्यूज याद नहीं कर पाओगे, लेकिन थोड़ा बहुत मैं आइडिया बता दूंगा। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर आपकी ये है एक टेबल है, इसको देख लेना। पानी कब सॉफ्ट बोलेंगे, कब हार्ड बोलेंगे, कब मॉडरेट बोलेंगे, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। कुछ नहीं है, टेम्परेरी हार्डनेस कब होगी। चलिए, तो कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट्स क्या होगा इसका आंसर, कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें आपको मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, कन्वर्जन सिखाऊंगा, और भी रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे, जो अच्छे क्वेश्चन होंगे वो मैं करा दूंगा। चलिए, धन्यवाद।